Good afternoon, sir. Good afternoon. हेलो, यस सर। स्टार्ट किया जाए क्लास। यस सर। ओके, सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो लेट मी स्टार्ट टुडे क्लास। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बेसिकली हम लोग वेब डेवलपमेंट विथ पीएचपी की क्लास पे आज से एक बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो चूंकि आप लोग ऑलरेडी ओरेकल पढ़ चुके हैं, तो आपको ज्यादा समझाने में मुझे समस्या नहीं आने वाली है कि डेटाबेस क्या होता है, किस तरह से डेटाबेस वर्क करता है, और पीएचपी किन किन डेटा बेस को सपोर्ट करती है, ये ऐसे कौन से डेटाबेस है जिनके साथ फ्रेंडली बिहेव पीएचपी का होता है। तो आज हम इसी की क्लास पे डेटाबेस स्टार्ट कर रहे हैं कि वर्किंग विथ डेटाबेस इन पीएचपी। तो इस क्लास को हम लोग जो आज स्टार्ट करने की सोच रहे हैं वो जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट से, क्योंकि हमें सबसे पहले, मुझे मालूम है आप सबको आता है, आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन मेरे लिए मुझे लगता है कि आपने पढ़ा है तो मैं और एक बार उसको आपको रिपीट करा दूं। तो इस तरह से हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि कैसे पीएचपी डेटाबेस को सपोर्ट करती है, पीएचपी के साथ कैसे कनेक्टिविटी होती है, और पीएचपी के लिए कौन सा डेटाबेस फ्रेंडली है। ओके, तो शायद आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो गई होगी। स्क्रीन शेयर होगी ना? चलिए, working with database. PHP is a server side HTML embedded scripting language. PHP क्या है? सर्वर साइड और HTML embedded, मतलब HTML के साथ embedded होने वाली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है।
दैट मे बी यूज्ड टू क्रिएट डायनेमिक पेज, और जिसका प्रयोग हम लोग डायनेमिक वेब पेज, डायनेमिक और वेब पेज दो प्रकार के होते हैं बेसिकली। एक होता है स्टैटिक और दूसरा होता है आपका डायनेमिक। तो अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि इन दोनों में अंतर क्या है। मुझे मालूम है आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट किए दे रहा हूं। स्टैटिक वेब पेज के डेवलपमेंट का मतलब होता है जिसमें हम रन टाइम किसी भी प्रकार का अपडेशन नहीं कर सकते या इंसर्शन डिलीशन नहीं कर सकते, या दूसरे शब्दों में कहें कि जब हम डिजाइन करते हैं उसी समय जो कंटेंट सोर्स कोड को प्रोवाइड कर देते हैं वही कंटेंट हमें रन टाइम पर दिखाई देते हैं, और हम चाहकर भी उन्हें चेंज नहीं कर सकते, ऐसी फैसिलिटी नहीं होती। इस प्रकार के पेजेस को स्टैटिक पेज कहा जाता है। जैसे HTML का पेज है, HTML में जो भी आपको चेंजेस करने हैं, जो भी कंटेंट आपको लिखने हैं, आप जब उसका कोड लिखते हैं तभी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें कि मैं मेरा ब्राउजर पे आ गया, मैं वहां पे चेंजेस कर लूं या वहां से डेटा को एक्सेस कर लूं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ डायनेमिक वेब पेज के साथ क्या होता है, हम हमारी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार रन टाइम पर इसके साथ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग डायनेमिक वेब पेज के नाम से जानते हैं, जो कि हम लोग PHP का यूज करके डायनेमिक वेब पेज डिजाइन करते हैं। इट इज अवेलेबल फॉर मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते हैं, एंड द वेब सर्वर्स कैन एक्सेस मोस्ट कॉमन डेटाबेसेस, और मोस्टली किसी भी डेटाबेस के साथ इसे यूज किया जा सकता है, इंक्लूडिंग MySQL। PHP may be run as a separate program or combined as a module for use with a web server। PHP को हम दोनों तरह से रन कर सकते हैं। एक तो एक सेपरेट प्रोग्राम की तरह रन कर सकते हैं, और दूसरा हम लोग मॉड्यूल बनाकर वेब सर्वर के रूप में इसे कंपाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको पिछला कॉन्सेप्ट रिकॉल करना पड़ेगा, रिक्वायर एंड इंक्लूड। वहां पे आपने कई मॉड्यूल बनाए हैं, उन मॉड्यूल्स को एक वेब पेज पे सर्वर के रूप में आप एक्सेस कर सकते हैं, और एक्सेस किया है आपने तो ये कह रहा है आप इस तरह से PHP को दोनों कंडीशंस पे, आप सेपरेट अगर रन करना चाहें तो सेपरेट रन कर सकते हैं, और यदि आप सेपरेट नहीं रन करना चाहते, आप उसको मॉड्यूल के रूप में वेब सर्वर के ऊपर एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अब बात आती है कि डेटाबेस फिर क्या है। तो ए डेटाबेस इज एन एप्लीकेशन, डेटाबेस क्या है, एप्लीकेशन, वो भी एक सॉफ्टवेयर है, दैट स्टोर्स द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, जिसका काम होता है एक ऑर्गेनाइज्ड मतलब एक प्रॉपर वे में रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करना। रिकॉर्ड्स मतलब अगर DBMS और ओरेकल का कॉन्सेप्ट अगर तुम लोगों को थोड़ा सा रिकॉल हो रहा हो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एंटिटी एट्रीब्यूट्स, है ना। तो वे रिकॉर्ड्स, जैसे मान लीजिए रिकॉर्ड्स कैसे अपन करते हैं, रोल, एक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड क्या हो सकता है, उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसके पिताजी का नाम, और मैनी मोर, जो भी आप उसके साथ एट्रीब्यूट्स यूज करें। जैसे रोल नंबर एक एट्रीब्यूट्स हो गया, ठीक है, उसका नेम एट्रीब्यूट्स हो गया, ठीक है, उसकी क्लास एट्रीब्यूट्स हो गए, उसका डेट ऑफ बर्थ एट्रीब्यूट्स हो गया, और इन सब का कलेक्शन अपन क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। तो इस तरह से
हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, वे में होना चाहिए, उसे हम लोग डेटाबेस कहते हैं। इट कैन बी एक्सेस्ड एंड मैनेज बाय द यूजर वेरी इजीली, जिसे यूजर क्या कर सकता है, आसानी से, सरलता पूर्वक उसको मैनेज कर सकता है और उसे जरूरत पड़ने पर एक्सेस भी कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग डेटाबेस के बारे में समझ सकते हैं। इट अलाउज अस द ऑर्गेनाइज डेटा इनटू टेबल। देखिए वो जो डेटा होता है ना, ऑर्गेनाइज कहां पे किया जाता है, टेबल। और टेबल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, रोज कॉलम्स, उसे हम लोग टेबल कहते हैं। एंड इंडेक्सेस टू फाइंड द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली। हम इंडेक्स के थ्रू टेबल में स्टोर रो और कॉलम के डेटा को आसानी से उससे रिलेटेड फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए एक स्टूडेंट नाम की आप टेबल बना रहे हैं, ठीक है। ये एक स्टूडेंट नाम की एक टेबल बनाया आपने। इस टेबल को आपने मान लीजिए ये कॉलम हो गया, एक कॉलम हो गया आपका रोल नंबर, दूसरा हो गया स्टूडेंट का नेम, उसका फादर नेम, ठीक है, और उसकी क्लास। ओके, अब यहां पर RN, नेम, FN और क्लास, ये क्या है, एट्रीब्यूट्स है। रोल नंबर मान लीजिए उसका 1001 है, नेम उसका XYZ है, उसके पिताजी का नाम ABC है और क्लास है उसकी BC है, ठीक है। अब ये एक रिकॉर्ड हो गया, तो ये सब क्या हो गए, कॉलम हो गए, C1 C2, मतलब कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4। ये क्या हो गया आपका रो 1 R1। तो रो और कॉलम के कलेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे डेटा एक्सेस करना है, तो अगर याद हो आप लोगों को एसक्यूएल के ऑपरेशंस, आप रोल नंबर के अकॉर्डिंग्स इसे पूरे डेटा को एक बार में एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए क्या था आपके पास, कमांड्स प्रोवाइड किया गया था आप लोगों को, ठीक है। चलिए आप लोगों को याद हो तो अच्छी बात, नहीं याद हो तो जब अभी मैं भी आगे आऊंगा तो फिर मैं बताऊंगा किस कमांड्स के थ्रू हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से आप देखिए कि हमारा जो डेटा है, उस डेटा को हम लोग ऑर्गेनाइज और क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। ईच डेटाबेस कंटेन्स डिस्टिंक्ट API। ये डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक, API मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर परफॉर्मिंग डेटाबेस ऑपरेशंस। आपको याद होगा ना, क्रिएटिंग, मैनेजिंग, एक्सेसिंग, सर्चिंग, मतलब वो जो डिस्ट्रिक्ट API है, प्रत्येक डेटाबेस में अलग अलग एप्लीकेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। जैसे अब मैं आपको बताता हूं, जैसे इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CURD, CURD। ये CURD ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक, हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब कर्ड क्या होगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये कर्ड क्या है। कर्ड माने हमने दही सुना है, आप आज हमको बता रहे हैं कि डेटाबेस हैंडल कर लेता है। यस, कर्ड मतलब होता है क्रिएट, यू मतलब अपडेट, आर मतलब रीड, डी मतलब डिलीट। तो कर्ड ऑपरेशंस उस एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, किसी भी डेटाबेस से
डेटा को किसी भी डेटाबेस में टेबल को क्रिएट करने के लिए, उसमें डेटा को अपडेट करने के लिए, उससे डेटा को रीड करने के लिए, और उसमें डेटा एग्जिस्ट डेटा को डिलीट करने के लिए, क्योंकि जब तक कुछ होगा नहीं तो तुम डिलीट क्या करोगे, एग्जिस्ट डेटा को डिलीट करने के लिए। ओके, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब तो ये तो है हमारा कि डेटाबेस क्या है। अब PHP सपोर्ट, दैट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि PHP कितने डेटाबेस को सपोर्ट करती है। PHP हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स फॉर वेब डेवलपमेंट टुडे। आज की डेट में PHP से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो वेब डेवलपमेंट कर रहा हो, क्योंकि आज की डेट में बाकी लैंग्वेजेस साइड हो गई हैं, क्योंकि इसमें पॉपुलैरिटी का रीजन है वो आपको पता है, हैंडलिंग इजी है, सिक्योरिटी उसी तरह है, और फ्री ऑफ कॉस्ट कम पैसे में डेवलपमेंट होता तो लोग इसी को यूज करते हैं। नॉट ओनली वेबसाइट्स बट इंटरप्राइज एप्लीकेशन। आप ये मत सोचिए कि इसके द्वारा सिर्फ वेबसाइट्स बस बनती हैं, इंटरप्राइज एप्लीकेशंस भी बनते हैं, जैसे ERP, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, वेब बेस्ड ओपन सोर्स CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, SML, ठीक है, ये एंड ई-कॉमर्स सॉल्यूशन आर क्विट पॉपुलर टुडे। ये मतलब आप सोचो, चाहे फेसबुक हो, फेसबुक आपका इससे PHP पे बना हुआ है, ठीक है, तो जितनी भी, चाहे वो ई-कॉमर्स साइटें हो, चाहे वो CRM हो वेब बेस्ड, और चाहे वो आपकी ERP हो, इंटरप्राइज हो, ये सभी बंडल्ड PHP के अंतर्गत डिजाइन किए जा रहे हैं। तो PHP बेसिकली जितने भी अवेलेबल डेटाबेस हैं उन सबको सपोर्ट करती है, लेकिन उनमें से अब चूंकि मैं सबका तो यहां पर नाम नहीं दे सकता, तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण डेटाबेस मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो पहला है MySQL। सबसे पहला डेटाबेस है इसका MySQL। ये इसका सिंबल है, इस तरह का होता है MySQL। दूसरा है PostgreSQL, ऐसा दिखता है, हाथी का सर इसका वो है लोगो। तीसरा है साइबेस, ये कुछ इस तरह से दिखता है। चौथा है IBM DB2, जो इसका जिसका लोगो इस तरह से है। पांचवा है ओरेकल डेटाबेस। मतलब ये एक सीक्वेंस है, इस तरह से पॉपुलैरिटी के नाम पर, पॉपुलैरिटी के साथ यूज किए जा रहे हैं। नेक्स्ट SQLite, ये SQLite है आपका। MariaDB, ये आपका MariaDB है। फायरबर्ड, ये आपकी फायरबर्ड का लोगो है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का है। और लास्ट में एक वर्ड लगा दे रहा हूं मैं, ETC। मतलब ETC का मतलब जितने भी पॉपुलर ब्रांड हैं आज के समय पे जो डेटाबेस की फैसिलिटी उपलब्ध करा रहे हैं, वो सभी के साथ PHP एडजस्ट हो रही है। इवन आपका एक्सेल के साथ डेटाबेस कनेक्टिविटी PHP करती है और आसानी से वो हैंडल करती है उसको। तो इस तरह से हम ये कुछ 9-10 पॉपुलर मैंने आपको बता दिए, लास्ट में ETC आप लगा लीजिए, ढेर सारे हैं, ठीक। तो ये PHP इन डेटाबेसेस को सपोर्ट करती है, या PHP इन डेटाबेसेस के साथ काम करने में PHP को मजा आता है, ठीक। अब हमारे पास से बात आती है कि
क्या PHP जो इनको सपोर्ट करती है इन डेटाबेस के साथ, इनमें सबसे पॉपुलर डेटाबेस PHP के लिए क्या है? वो है MySQL. MySQL is the most popular database system used with PHP. मतलब इतनी अच्छी केमिस्ट्री है MySQL और PHP के बीच की। जैसे आप लोग .NET की प्रोग्रामिंग की है ना, ASP.NET की प्रोग्रामिंग आप लोगों ने 5 वाले तो कर ही रहे होंगे इस समय। तो आप देखते होंगे कि आप लोगों को MS SQL, माइक्रोसॉफ्ट का SQL है, वो आपको बंडल के रूप में डेटाबेस .NET का जो बंडल है ना, उसमें आपको बिल्ट इन मिलता है। उसी तरह से PHP के साथ भी MySQL का बंडल होता है। मतलब PHP, MySQL और PHP ये दोनों एक दूसरे के पूरक है और ये साथ पे एक साथ ही रहते हैं। इसलिए जो भी कनेक्टिविटी हम लोग करेंगे वो MySQL के साथ करेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को अन्य दूसरे भी डेटाबेस के लिए कनेक्ट कैसे होता है वो मैं DSL के थ्रू, क्योंकि पॉपुलर डेटाबेस जो होता है बंडल के साथ, उसके लिए हमें कोई DSL डेटा नेमिंग सोर्स अगर याद हो, आप लोगों को पढ़ाया होगा, तो DSL के हम के थ्रू अन्य डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करते हैं। जैसे जावा वाले जो जावा पढ़े हैं, वो जावा में डेटाबेस जो कनेक्टिविटी होती है DSL के थ्रू होती है। तो इस तरह से हम लोग जो दूसरे डेटाबेस है वो भी कुछ बताऊंगा, वो मैं बाद में जब ये लास्ट में पढ़ा जाएंगे तो अन्य डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी भी मैं आपको कराऊंगा। तो we will use the MySQL database. MySQL the natural place to start when you want to use database in PHP. देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ये तो प्राकृतिक है उसके लिए, मतलब नेचुरल है। जैसे बन गया ये मेरे लिए तो वो है, मतलब PHP के साथ जो डेटाबेस के रूप में सबसे पहली बात आती है वो MySQL की आती है। और द डेटाबेस इज द मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स डेटाबेस इन द वर्ल्ड। और ये जो MySQL है ना, मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स डेटाबेस इन द वर्ल्ड, क्योंकि ओपन सोर्स PHP भी फ्री है और ये भी फ्री है, दोनों फ्री है। भाई MySQL को आप फ्री में डाउनलोड करिए और काम करिए, PHP को फ्री में डाउनलोड करिए, काम करिए, तो दोनों ओपन सोर्स है, इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन भी बेहतर तरीके से होता है। इट इज डेवलप्ड, मार्केटेड एंड सपोर्टेड बाय MySQL AB। ये जो है कौन, इसको MySQL AB, ये स्वीडिश कंपनी है, उसने इसको डेवलप किया है और एंड रिटन इन C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो इसकी कोडिंग की गई है C और C++ में की गई है, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द ऑफिशियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ MySQL इज नॉट द MySQL। बहुत से लोग MySQL इसको बोलते हैं, नहीं, MySQL, ठीक है। इट इज MySQL, इसको क्या बोलते हैं, MySQL। तो अपन फिर साथ में बोल देते हैं इस तरह से MySQL। बहुत से लोग बोलते हैं MySQL। MySQL MS SQL है, ये MySQL नहीं, ये MySQL है, ठीक। यू कैन प्रोनाउंस इट इन योर वे। अब फिर आपको जो भी ना, बस मैं मतलब उसका कहने का मतलब है, मैं कह रहा हूं कि आप ऐसा बोलिए, बाकी आपको जैसे बोलने की मर्जी हो वैसे आप बोलिए, बस समझ लीजिए कि MySQL में हम काम कर रहे हैं। मेनी स्मॉल एंड बिग कंपनी यूज MySQL, चाहे कंपनी छोटी हो चाहे कंपनी आपकी बड़ी हो, वो सभी MySQL को प्रिफर कर रही है। MySQL supports many operating system like Windows, Linux, Mac ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ये डिफरेंट टाइप्स के प्लेटफॉर्म के साथ काम, प्लेटफॉर्म मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, और लैंग्वेजेस C, C++ और जावा, इनमें सभी के साथ इसकी कनेक्टिविटी आसानी से पॉसिबल है,
हो जाती है। अब MySQL वर्क कैसे करता है? MySQL वर्क कैसे करता है? तो MySQL फॉलो द वर्किंग ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। पढ़ा है इस तरह का आर्किटेक्चर? तुम लोगों को डॉटनेट पे बताया गया होगा, शायद नहीं बताया गया। देखिए, आर्किटेक्चर 3 टाइप्स के होते हैं। 1 टियर, 2 टियर, टायर चाहे बोलो चाहे टियर बोलो, ठीक है, और N टियर। 3 प्रकार के आर्किटेक्चर होते हैं। तो मैं इनको बड़ा साहित्यिक शुद्ध हिंदी में समझाना चाहता हूं। 1 टियर का मतलब होता है ये क्लाइंट हो गया और ये सर्वर हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपसी संबंध, मतलब आप किसी से दोस्ती करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? दोस्ती करते समय आप अपना प्रपोजल लेके उसके पास डायरेक्ट चले जाते हैं, ठीक है। इसका अपना प्रपोजल लेके आप इसके पास डायरेक्ट चले गए और बाद में जो रिस्पांस मिला आप चुपचाप लेके चले आए। हाँ मिला तो ठीक है, ना मिला तो किसी से नहीं बताया। 2 टायर में क्या होता है? इसमें एक हमें ब्रोकर की जरूरत पड़ती है, दलाल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं पड़ती इसके पास दोस्ती करने की, जाने की। तो हम क्या करते हैं? इस दलाल, इसके थ्रू, ये एक दलाल है ना, अपनी बात इस तक पहुंचाते हैं और ये फिर तेल मसाला लगा के उस आपकी बात को इसके तक पहुंचाता है। इसके बाद ये अपनी बात, जो भी आपको रिस्पॉन्ड देगा वो दलाल के पास ब्रोकर सॉफ्टवेयर कहलाता है, इसके पास भेज देता है और ये ब्रोकर फिर आपके पास भेज देता है। अब रिजल्ट जो भी हो, मेरे को नहीं मालूम, आप जो भी हो समझ लेना आप अपना। एंटायर, हाँ, अब इसमें एक बात है कि सर ये ब्रोकर क्या होता है? भाई ये तो आपका फ्रंट एंड हो गया, इसको बोलते हैं जिसको क्लाइंट आप लोग, ये फ्रंट एंड हो गया, ये बैक एंड हो गया, मतलब ये कोई डेटाबेस हो गया और ये कोई लैंग्वेज हो गई। इतना तो समझ में आ गया। लेकिन सर ये ब्रोकर कौन होगा? ये ब्रोकर अगर डॉटनेट वाले हैं पढ़ रहे हैं तो वो कॉम और डीकॉम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और जावा जिनने पढ़ा है उनके लिए है ये आपका क्या बोलते हैं, बीन्स, और सॉरी जावा बीन्स, जेबी बोलते हैं जावा बीन्स, और ईजेबी इंटरप्राइज जावा बीन्स, ये दोनों ब्रोकर सॉफ्टवेयर होते हैं। अब एंटायर आर्किटेक्चर में क्या होता है? एंटायर आर्किटेक्चर में क्लाइंट, सर्वर और ये ब्रोकर तो होता ही होता है, साथ में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी एक सपोर्ट्स, क्योंकि विदाउट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज काम नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये अपनी बात स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में करता है, ये फिर अपनी बात लेके जाता है दलाल के पास, दलाल आपके सर्वर के पास जाता है, सर्वर आपको रिस्पॉन्ड करता है, ये जाके फिर इसको रिस्पॉन्ड करता है, इसको जाके क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करता है। ये हमारा कहलाता है एंटायर आर्किटेक्चर। तो इस तरह से जो हमारे पास आर्किटेक्चर्स होते हैं, तो इन आर्किटेक्चर्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो जो ये इसका काम है ना, MS SQL सिर्फ बीच का दलाली वलाली का काम खत्म है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इसको बोलते हैं, 1 टियर आर्किटेक्चर ये कहलाता है। मतलब मैं और आप, बस बीच का कोई नहीं। दिस मॉडल इज डिजाइन्ड फॉर द एंड यूजर। और इसमें क्या होता है, हम जो भी बात करते हैं आमने सामने बात करते हैं, क्योंकि बीच वाला क्या करता है, हमने उसे अच्छा कहा और उसने आपका काम बिगाड़ दिया कुछ अपना मिला के, तो फिर प्रॉब्लम ना हो जाएगी। तो ये क्या करता है, कॉल्ड क्लाइंट्स टू एक्सेस द रिसोर्सेज फ्रॉम ए सेंट्रल कंप्यूटर। ये सीधे सीधे क्या करता है, आपकी बात को लेके जाके सर्वर के पास जाता है, सर्वर जैसा कह देता है वो आपको वापस कर देता है। और आना और जाने के काम को बोलते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्ड। मतलब रिक्वेस्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बदले में आप मुझे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मतलब मेरे को कुछ ना कुछ तो आप देंगे ही, ठीक है। तो आप मुझे उसका देने की कोशिश करते हैं कि आप सर ये ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए इस मॉडल को देखिए, यही मॉडल है, ये क्लाइंट है, इसने रिक्वेस्ट किया सर्वर के पास, किसके थ्रू,
HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू सिक्योर्ड होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसके बाद तो ये काम कहलाता है रिक्वेस्ट। इसके बाद ये सर्वर आपको क्या करता है, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ये बताइए, ये जो रिक्वेस्ट करते हैं तो कैसे करता है। अब जैसे HTTP आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करते हो, फेसबुक में कैसे करते हो, www.facebook.com, मतलब तुम क्या इससे कह रहे हो कि भैया मेरा संदेशा लेके जाओ सर्वर के पास और उससे कहो कि मुझे फेसबुक की आवश्यकता है। तो जब आप www.facebook लिखते हो तो आप देखते होंगे HTTP लिखा रहता है ऑटोमेटिकली, ये बैकस्लैश एंड द w। तो ये सिक्योर्ड ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, आपके रिक्वेस्ट को ले जाए कोई भी इसको बीच में क्या नहीं कर सकता, क्रैक नहीं कर सकता, और ये जाकर इस सर्वर से बोलता है। सर्वर क्या करता है, आपकी रिक्वेस्ट को पढ़ता है, समझता है और इसके बाद आपको रिस्पांस कर देता है, ये कहलाता है रिस्पॉन्ड। आपकी स्क्रीन में फेसबुक खुल गया, आराम से आप चैट करिए, ये लीजिए, ठीक। ये कहलाता है हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर या वन टियर आर्किटेक्चर, इसी को कहते हैं। ओके, तो इस तरह से हम वन टियर आर्किटेक्चर पर काम कर सकते हैं। वन टियर आर्किटेक्चर में इस तरह से हम लोग काम करते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे जरूर क्वेश्चंस करें, तो मैं उसकी हर क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए तैयार हूं, ठीक। लेकिन आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। अभी यही आएगा, MySQL के साथ कनेक्टिविटी हमको करने हैं तो MySQL की कनेक्टिविटी ही आएगी, ठीक है। तो बताइए किसी कोई प्रॉब्लम? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? नो सर। आवाज आ रही है? यस सर, वॉइस आ रही है। हाँ, तो बताइए किसी कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। किसी को भी नहीं है? हैं कौन कौन, पहले ये तो मैं देख लूं। किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है? हेलो, तो आज की क्लास क्लोज किया जाए? यस सर। ओके, थैंक यू।